गुड मॉर्निंग क्लास 8। सो इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के पास या ब्रिटेन के पास जब मशीन्स आ गई थी, स्पिंडल्स आ गए थे, स्पिनिंग जेनी आ गई थी, तो उस टाइम पर जो इंडियन मार्केट था वो इंडियन मार्केट पूरी तरीके से शट हो गया था, बंद होने की कगार पर आ गया था। इन द प्रेजेंट वीडियो वी विल डिस्कस कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम के जो वीवर्स हुआ करते थे उनको फेस करनी पड़ी। तो बेसिकली हम कल डिस्कस कर रहे थे, हमारे जो बुक में लास्ट पेज था, पेज नंबर 72 और 73, पिंक बॉक्स, वी मस्ट स्टार्व फॉर फूड, यानी कि इतने ज्यादा खराब कंडीशंस हो गई थी कि वहां पर जो वीवर्स या स्पिनर्स थी, लेडीज भी और मेल्स भी, उन सबके लिए खाने की भी कमी हो गई थी या खाने के लिए भी परेशानियां आ गई थी। तो एक लेटर उसी पेज के नेक्स्ट पेज पर आपको एविडेंस के फॉर्म में मिलेगा, जो एडिटर ऑफ द समाचार न्यूज़पेपर, उस टाइम पर एक न्यूज़पेपर चला करता था समाचार न्यूज़पेपर, उसके एडिटर को लिखा था एक लेडी ने। उन्होंने अपनी कंडीशन बताई थी उस लेटर में कि उनके 3 डॉटर्स हैं उनके पास और उनके हस्बैंड मर चुके हैं। तो जब उनके हस्बैंड मरे थे वो उनके लिए कुछ भी चीज छोड़कर नहीं गए थे, कोई वेल्थ छोड़कर नहीं गए थे एज सच, और ना कोई मनी छोड़कर गए थे। तो उस केस में उन्हें क्या करना पड़ता था, वो अपनी अर्निंग स्पिनिंग करके थ्रेड बनाकर अर्न करती थी। तो इनिशियली क्या हुआ था, जब वो ब्रिटेन में मार्केट सेटअप नहीं हुई थी, उस कंडीशन में इंडियंस जो भी थे वो मार्केट में अपना सामान ले जाकर बेचते थे, और वो 3 तोले वॉज द यूनिट अमाउंट था, एक यार्न को खरीदने का अमाउंट 3 तोले हुआ करता था। बट जैसे जैसे मार्केट सेटअप होता गया वैसे वैसे ब्रिटेन की प्रोडक्ट्स ने सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया के फ्लॉप कर दिया था, और हर जगह जहां पर भी देखो वहां पर ब्रिटेन गुड्स, ब्रिटेन टेक्सटाइल, ब्रिटेन फैब्रिक्स छाए हुए थे, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे उन इंडियंस को अपनी चीजें सेल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। जब उस लेडी ने इस न्यूज़पेपर में इस एडिटर को लिखा तो उसने यही बताया कि इनिशियली उनकी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वो बहुत सारे पैसे अर्न कर रही थी, वो अपनी फैमिली का लाइवलीहुड भी चला रही थी, और उन्होंने अपनी डॉटर की एक शादी भी कर दी। बट जैसे ही ये ब्रिटेन के गुड्स हमारी मार्केट में आए तो हम इतने ज्यादा परेशान हो गए कि अब हमारी फैमिली में मेरी मदर इन लॉ है, मैं खुद हूँ और मेरी एक डॉटर है, यानी कि हम सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, और उन तीनों मेंबर्स के लिए हमें खाने की भी परेशानी हो रही है और हम लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से जितने भी लोग थे, जितने भी वीवर्स थे उस एरिया में उस टाइम पर, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि क्या किस तरीके से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ब्रिटेन से आने वाले गुड्स के को एक्सपोर्ट करने से रोक दे। तो इसके जो रिजल्ट्स थे, आउटकम्स थे, वो आउटकम्स ब्रिटेन की मार्केट के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक थे। एक्चुअली हुआ क्या, जब 1830 में ब्रिटिश ने सारी हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री थी या कॉटन मार्केट थी उसको ओवरफ्लड कर दिया, यानी अपने प्रोडक्ट्स ले आए, तो उसके बाद हमारे वीवर्स ने काफी ज्यादा इस चीज के लिए रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से, इस चीज के लिए कहा गवर्नमेंट से कि वो उनके प्रोडक्ट्स पर सेल रोक दे। तो इसके जो आउटकम्स थे वो आउटकम्स ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को या ब्रिटेन की मार्केट को झेलने पड़े। किस तरीके से झेलने पड़े, बेसिकली कॉटन मिल्स जो थी वो कॉटन मिल्स काफी सारे एरियाज में सेटअप की गई थी। सबसे फर्स्ट कॉटन मिल जो सेटअप की गई थी वो बॉम्बे में सेटअप की गई थी। बॉम्बे में सेटअप करने का क्या पर्पस था, बॉम्बे में सेटअप करने का पर्पस ये था कि चाइना, फ्रांस, डच जितनी भी कंपनीज थी वहां से बहुत इजीली वो लोग ट्रांसपोर्ट उसको कर सकते थे सी रूट्स के थ्रू। और दूसरा, बॉम्बे की जो सॉइल है वो यूजुअली ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल होने की वजह से वहां पर कॉटन का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है, तो रॉ मटेरियल बहुत इजीली बॉम्बे से अवेलेबल हो सकता था। इसीलिए सबसे पहले जो कॉटन मिल सेटअप की गई थी वो बॉम्बे में की गई थी। उसके बाद जो सेकेंड कॉटन मिल सेटअप की गई वो अहमदाबाद में की गई। अगेन अहमदाबाद में भी कॉटन मिल सेटअप करने का जो लॉजिक था वो यही लॉजिक था कि वहां की जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, और हमें पता है कि वहां का टेम्परेचर और कंडीशंस जो है वो कॉटन को ग्रो करने के लिए एकदम सुटेबल है, जिसकी वजह से हमने जो कॉटन मिल्स सेटअप की थी वो कॉटन मिल्स सबसे पहले बॉम्बे में और उसके बाद अहमदाबाद में। इसके बाद 1900 ईयर्स तक आते आते हमारे इंडिया में अराउंड 84 कॉटन मिल्स
आसपास के एरियाज में सेटअप हो चुकी थी। बॉम्बे के एरियाज के आसपास भी, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज हैं वो उस आसपास के एरिया में बिल्डअप हो चुकी थी, सेटअप हो चुकी थी, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बेटर होने की वजह से या सुटेबल फॉर कॉटन के ग्रोथ की वजह से। अब इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? बेसिकली जो हमारे स्पिनर्स हुआ करते थे या जो स्प्लेंडर्स हुआ करते थे, घर में जो पहले हाथों का यूज करके अपने वीविंग किया करते थे, अब उनको भी वर्क मिल गया। क्यों वर्क मिल गया? बेसिकली जहां पर मशीनें लगी होती थी तो उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी उन फैक्ट्री ऑनर्स को, उन इंडस्ट्रियलिस्ट को लोगों की जरूरत होती थी। तो जो लोग परेशान थे कि उनके पास कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई भी काम नहीं है, उन्हें अब ऑक्यूपेशन मिल चुका था। और इसी के साथ साथ इंडिया भी ब्रिटेन के ही मार्केट के साथ कंपटीशन में आ चुका था। इंडिया में भी वो कंपटीशन इंक्रीज हो चुका था कि इन लोगों को अब इंडियन प्रोडक्ट्स चीपर रेट में मार्केट में अवेलेबल हो रहे थे। और उसी के कंपैरिजन में जो ब्रिटेन के गुड्स थे, वो ब्रिटेन के गुड्स का कंजम्पशन भी बाय द टाइम डिक्रीज होता जा रहा था। तो हम इस तरीके से हमने कम बैक किया इस फील्ड में, जो हमारी जिसमें अच्छी स्टार्टिंग थी या जहां पर हमारी एक्सीलेंसी हुआ करती थी, किस तरीके से ब्रिटेन ने आकर उसको हमारे अगेंस्ट स्ट्रेटेजिकली यूज किया और फिर हमारी ही मार्केट को डाउन किया। हमने वही चीज सेटअप करके फिर वापस मार्केट में कम बैक किया। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। इसको हम बुक के थ्रू ही चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। So moving ahead, the next topic that we will discuss is the swords of Tipu Sultan and wood steel. हमें पता है कि टीपू सुल्तान हमारे इंडिया के काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूलर्स में से एक हैं, जिन्होंने मैसूर पर 1799 तक रूल किया था। अब हम टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड्स की, मतलब उनकी तलवार की बात कर क्यों रहे हैं, तलवार का जो कवर था उसकी भी और उनकी जो तलवार थी उस मटेरियल की बात कर क्यों रहे हैं। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री के साथ साथ आयरन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो फेमस क्यों थी? वो फेमस इसीलिए थी, अर्लियर टाइम से ही, किंग्स के टाइम से ही, वॉर्स के टाइम से ही हमारे यहाँ का जो आयरन और स्टील है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो क्वालिटी की वजह से आज भी हमारे जो वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वॉर इंस्ट्रूमेंट्स, उनको बहुत सारे एरियाज़ में एज अ ट्रिब्यूट हमारे म्यूज़ियम्स में रखा गया है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है, टीपू सुल्तान की लेजेंडरी स्वॉर्ड अब वैल्यूएबल कलेक्शन का हिस्सा है जो म्यूज़ियम्स हैं इंग्लैंड में उसका। तो ये आगे इन्फॉर्म कर रहे हैं, बट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड वॉज सो स्पेशल, कि हमारी ये जो स्वॉर्ड थी वो इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों थी? क्योंकि स्वॉर्ड का जो मटेरियल था वो इतना इनक्रेडिबली हार्ड था, और हार्ड होने के साथ साथ उसकी जो एज थी यानी किनारे थे वो इतने शार्प थे कि वो ओपोनेंट के आर्मर को, आर्मर होता है जो वो कवच आगे की तरफ पहन कर रखते हैं, उसको भी चीरते हुए अंदर उनकी बॉडी में एंटर कर सकती है। इस क्वालिटी की जो स्वॉर्ड होती है वो एक अच्छे स्टील की, कार्बन स्टील की क्वालिटी से बनती है, जिसे हम बोलते हैं वुड्स। ये यहाँ पर आप चेक कीजिए, हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड। तो वो इनिशियली साउथ इंडिया में बनता था, और हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे या इस तरीके के जो हथियार थे वो वहाँ पर प्रिपेयर किए जाते थे। फ्रांसिस बुशैनन एक स्कॉलर थे जिन्होंने मैसूर 1800 में ट्रैवल किया था, विज़िट किया था टीपू सुल्तान की डेथ के 1 साल बाद। उन्होंने अपने अकाउंट में, उन्होंने अपनी बुक में ये चीज़ लिखा कि किस तरीके से वुड स्टील जो है वो बहुत सारे अलग अलग फर्नेंसेस होते हैं हम जहाँ पर आयरन को पिघलाकर अलग अलग स्टील की कैटेगरीज को बनाते हैं, तो वो किस तरीके से उस स्टील को वहाँ पर बनाया करते थे और किस तरीके से उसकी टेक्निक्स हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर डिस्कस की थी। वुड्स इज एन एंग्लाइज वर्जन ऑफ द कन्नड़ वर्ड उक्कू, मीन्स वुड्स जो है एक कन्नड़ वर्ड, उक्कू का एक इंग्लिश वर्जन है। तेलुगु में इसको हम बोलते हैं हुक्कू, तमिल और मलयालम में हम इसको बोलते हैं उरुक्कू। जिन सारे ही वर्ड्स का मीनिंग हमारा क्या होता है? स्टील होता है। इंडियन स्टील ने यूरोपियन साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट किया। फैसिनेट का मतलब आकर्षित किया। माइकल फैराडे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी की थी, उन्होंने 4 साल इस वुड्स की, इंडियन वुड्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने में और पढ़ने में ही इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन जो वुड्स था, वुड्स
से स्टील बनाने का प्रोसेस था वो सिर्फ साउथ इंडिया के लोग ही काफ़ी अच्छे से जानते थे, और वो धीरे धीरे ये जो कला थी या ये जो आर्ट थी वो उन लोगों से खोती जा रही थी, क्योंकि अब जो स्वॉर्ड्स और आर्मर थे वो स्वॉर्ड्स और आर्मर ज़्यादा वॉर्स में यूज़ नहीं हो रहे थे, और सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से आयरन को और स्टील को इम्पोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो आर्ट थी वो आर्ट धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, वैनिश होती जा रही थी, गायब होती जा रही थी। ठीक है, मूविंग ऑन, आयरन और स्टील फैक्ट्रीज इंडिया में किस तरीके से आई, कब आई? 1904 में अप्रैल के महीने में चार्ल्स वेल्ड एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे और दोराबजी टाटा जी, रतन टाटा के फादर, तो वो जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे थे, उनके साथ छत्तीसगढ़ गए थे आयरन ओर डिपॉजिट्स ढूंढने के लिए। उन्होंने बहुत सारे महीने इस चीज़ पर स्पेंड किए कि वो वहाँ जाएं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स में आयरन ओर और स्टील ओर जहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं उन एरियाज़ का पता लगाएं। तो उन्होंने उस एरिया का पता ढूंढ लिया, उस एरिया को ढूंढ लिया और वहीं पर अपनी आयरन एंड स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए डिसाइड किया। उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ अलग अलग ट्रैवल किए थे, फॉरेस्ट भी ट्रैवल किए, बहुत सारे विलेजेस ट्रैवल किए, बहुत सारे लोगों से वो मिले, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया। फाइनली उनको जो उनका रीजन था जहाँ पर उन्हें बनाना था वो रीजन मिल गया था, बट उस रीजन में उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर वाटर नहीं था, और वाटर एक फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो उन्होंने अपनी सर्च को कंटिन्यू रखा और एक सूटेबल प्लेस ढूंढने की कोशिश की। फाइनली उनको जो सबसे सूटेबल जगह मिली वो थी भिलाई में उन्होंने अपना सबसे फर्स्ट स्टील प्लांट ओपन किया। ये देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भिलाई जो है वो सबसे फर्स्ट उन्होंने स्टील प्लांट वहाँ पर ओपन किया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, उसके कुछ साल बाद, बहुत सारे जंगल वहाँ से काटे गए थे सुवर्ण रेखा रिवर के बैंक से, ताकि वहाँ पर सेटअप हो सके एक फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री लगाई जा सके और वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल टाउन बसाया जा सके, जिसका नाम उन्होंने क्या रखने की सोची, जमशेदपुर। वहाँ पर पानी भी था और पानी होने के साथ साथ आयरन के ओर जो थे वो भी ह्यूज अमाउंट में मिल रहे थे। तो सबसे फर्स्ट टाइम टाटा की आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी, दिस इज प्रेजेंटली नोन एज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को दैट कम अप बिगन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912 में उन्होंने सबसे पहली बार अपनी फैक्ट्री सेटअप की और वहाँ पर स्टील प्रोड्यूस करना शुरू किया। टिस्को एक बहुत अच्छे टाइम पर शुरू की गई थी, लेटर 19th सेंचुरी में, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया जो था वो अपना मैन्युफैक्चर्ड स्टील, यानी इंडिया में बनने वाला जो स्टील था वो ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ब्रिटेन में इंपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स और अलग अलग तरीके के बिल्डिंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते थे। इसी के साथ साथ इंडिया में भी रेलवेज़ का एक्सपेंशन हो रहा था, जहाँ पर टिस्को को एक बहुत अच्छी मार्केट मिल गई अपने प्रोडक्शन को सेल करने के लिए या अपनी स्टील को सेल करने के लिए। इनिशियली क्या था कि ब्रिटिशर्स के पास कोई क्लू नहीं था कि इंडियंस किस तरीके से ये स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने तब तक अच्छे प्रॉफिट अर्न किए जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ था या वर्ल्ड में स्टार्ट नहीं हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा जो स्टील का डिमांड है उस डिमांड पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था, काफ़ी उस पर अफेक्ट्स आ गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। बट 1919 तक, जब तक कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, तब तक सारा का सारा जो स्टील था, अबाउट 90% ऑफ द स्टील थ्रू आउट द वर्ल्ड किससे परचेज होता था? इंडिया में टिस्को से। फाइन। सेम वे से ही क्या प्रॉब्लम हुई हमारे टिस्को के साथ, जैसे ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटेन ने क्या किया था, उन्होंने कॉटन के भी मशीन्स अपने कंट्री में सेटअप कर ली थी, जिसकी वजह से हमारे वीवर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी और वो लोग परेशान हो गए थे। सेम वे से उन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के साथ में भी यही काम किया। उन्होंने इस
का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक्सपेंशन अपनी कंट्री में कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया से जो इंपोर्ट ब्रिटेन में होते थे उनके मार्केट का जो इंक्रीमेंट हुआ था वो सारा का सारा इंक्रीमेंट ख़त्म हो गया और ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी इंडिया में वो डिक्लाइन पर आ गई. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 6. In the next class we will discuss its question answers and notes. Okay.